टॉपिक शुरू होता है वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों के रासायनिक गुण से शुरू होता है। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है अक्षार धातु अथवा इनके एमाइडों से क्रिया। मतलब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल अक्षार धातु और इनके एमाइडों से क्रिया करने पर क्या देंगे या क्या होगा कि जब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल अथवा मेथिल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल अक्षार धातु जैसे सोडियम या पोटेशियम अथवा इनके एमाइड हो गए जैसे सोडामाइड हो गया NaNH2 आदि से क्रिया करेंगे तो क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं तो क्या होता है, एल्कोक्साइड बनते हैं। क्या बनते हैं? एल्कोक्साइड बनते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया, समीकरण लिख ली, एल्कोक्साइड बनेंगे। अब एल्कोहल हो गया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में आपने यहाँ पर CH3OH ले लिया। क्या लिया यहाँ पर? CH3OH। इसे कहेंगे मेथिल अल्कोहल। अब इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? सोडियम धातु यानी Na से इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं। तो सोडियम धातु Na से अभिक्रिया कराने पर देखिए क्या होगा इसमें। अब इसमें जो OH होता है ना, ये OH अल्कोहल समूह, एक बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये जो OH में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो बंध होता है, सिंगल बॉन्ड होता है ना, मतलब OH बंध की जो प्रकृति होती है वो आयनिक होती है। कैसी होती है? आयनिक। मतलब ये आसानी से जो होता है ना, ये H आयनिक हो जाता है, ये कह सकते हैं हम। ठीक है ना। तो अब इसी तरह से ये कहेंगे कि दो इसके लेंगे, दो इसके लेंगे। मतलब ये जो हाइड्रोजन हो गया यहाँ से, ये हाइड्रोजन यहाँ से विस्थापित हो जाएगा, H पॉजिटिव के रूप में विस्थापित होता है, यानी गैस निकल जाती है H2 के रूप में, क्योंकि H के दोनों विस्थापित हो गए और इसके स्थान पर ये दो Na जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा 2CH3ONA। हम इसे कहेंगे सोडियम और ये एक कार्बन परमाणु है तो मेथॉक्साइड हो जाएगा। इसका नाम हो गया सोडियम मेथॉक्साइड। सोडियम मेथॉक्साइड हमने इसका नाम भी लिख दिया यहाँ पर। अब इसी तरह से एक और ले सकते हैं हम यहाँ पर अल्कोहल, जैसे C2H5OH ले लिया अल्कोहल यानी एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया करा देंगे, सोडियम धातु ले लो या पोटेशियम धातु ले लो। तो सोडियम धातु ही ले लेते हैं यहाँ पर, सोडियम धातु ले लिया हमने, इससे अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए क्या होगा, वही OH समूह से जो हाइड्रोजन हो जाएगा वो Na के द्वारा विस्थापित हो जाएगा, लेकिन ये जो हाइड्रोजन होगा ना वो H2 के रूप में बाहर निकलता है, यानी गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा H2। H के दो बाहर निकला तो दो की मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐसे ही दो Na के हाथ उड़ जाएंगे तो ये बन जाएगा 2C2H5ONA। हम इसे कहेंगे सोडियम एथोक्साइड। क्या कहेंगे हम इसे? सोडियम एथोक्साइड। अथवा मैंने बताया अक्षार धातु तो होगी सोडियम पोटेशियम, ये तो अक्षार धातु होती है, इनके एमाइडों से भी क्रिया होगी। जैसे सोडियम धातु का एमाइड होता है NaNH2, इसे कहते हैं हम सोडामाइड, इससे भी क्रिया होगी। सपोज करो अल्कोहल में, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में मेथिल अल्कोहल ही है यानी CH3OH, इसकी अभी क्रिया होगी। वही तरीका हो गया कि जो Na हो गया ना, इस OH बंध से इस हाइड्रोजन को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा और अपना आप इसका स्थान ले लेगा तो ये बन जाएगा CH3ONA। अब इसे कहेंगे सोडियम मेथॉक्साइड। मैंने इसका स्थान ले लिया हाइड्रोजन का। अब ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, NH के साथ में जाएगा, NH2 के साथ में, तो ये बना देगा अमोनिया यानी NH। इसे कहेंगे हम सोडियम मेथॉक्साइड। तो क्लियर हो गई बात ये। तो अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है, इन सभी अभिक्रियाओं में OH बंध से यानी हाइड्रोजन विस्थापित हो रहा है, मतलब इन अभिक्रियाओं में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के OH समूह से H पॉजिटिव का विस्थापन हो रहा है। किसका विस्थापन हो रहा है? यानी प्रोटॉन देने का कार्य कर रहा है, H पॉजिटिव का विस्थापन हो रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो अभिक्रियाएं हैं वो अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती है। किसे प्रदर्शित करती है? अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती है। क्लियर हुई बात ये। अब इसी तरह से हम इसका दूसरा रासायनिक गुण लेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दूसरा रासायनिक गुण हो गया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पर, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया।
आप जानते हो, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला होता है वो RMPX होता है, यानी एल्केन मैग्नीशियम हैलाइड क्या होता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करने पर क्या देंगे, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करते हैं तो एल्केन बनते हैं। क्या बनते हैं, एल्केन। और ये जो एल्केन बनेंगे ना, वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के एल्किल समूह के अनुरूप बनेंगे। मतलब जितने कार्बन परमाणु वाला एल्किल समूह होगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का ये, ठीक है, उतने ही कार्बन परमाणु वाला एल्केन बनेगा। हम ये कहेंगे कि इसमें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के कार्बन परमाणु की एल्केन के बनने में इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, बल्कि किसकी होती है, ये होती है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के एल्किल समूह। देखिए जैसे लिख देता हूं मैं यहां पर, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो गया R2H, क्या हो गया, R2H। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ले लिया हमने RMgX। ये दोनों एल्किल समूह अल्कोहल के और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। लो हम असमान ले लेंगे तो इससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये R डैश ले लिया हमने, ये एल्किल समूह R, मतलब दोनों डिफरेंट है, R डैश R जो रिप्रेजेंट है। वही बात आ गई OH, ये जो OH हो गया, OH से जो ये हाइड्रोजन हो गया, ये विस्थापित हो जाएगा इस MgX समूह से, इससे इस MgX समूह से, तो ये बन जाएगा ROMgX। ये तो बाहर निकल गया, ये जो MgX हो गया ना, इसमें डिस्प्लेस कर दिया हाइड्रोजन को, तो क्या बाहर निकल गया, ROMgX। फिर प्लस में देखिए क्या आ जाएगा, ये R डैश जो हो गया इस हाइड्रोजन के साथ में आ जाएगा, तो बन जाएगा R डैश H। और जब एल्किल समूह के साथ में एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो वो क्या बनता है, एल्केन। क्या बनता है, वो एल्केन बनता है। अब देखिए, अब मान लीजिए आपने यहाँ पर मेथिल अल्कोहल लिया, क्या ले लिया, मेथिल अल्कोहल यानी CH3OH। अब इसकी अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में R डैश के स्थान पर भी आप यहाँ CH3 ले लेंगे, MgX के स्थान पर आप ले सकते हो Cl, मतलब मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा। वही बात हो गई, अब इस OH से जो हाइड्रोजन हो गया इस MgCl पे डिस्प्लेस हो जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा, देखिए क्या बनेगा, CH3 MgCl आ गया ना इस O के स्थान पर, O MgCl, मतलब मेथिल ऑक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। अब ये हाइड्रोजन जो हो गया CH3 के साथ जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, CH4, मतलब इसे कहेंगे मेथेन। क्या बना है, मेथेन। तो इससे आपकी बात ही क्लियर होगी कि ये जो एल्केन बनते हैं वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के एल्किल समूह के अनुरूप बनते हैं, क्योंकि जो अल्कोहल का हाइड्रोजन परमाणु होता है ना, वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के एल्किल समूह से जाकर जुड़ जाता है। अब इसी तरह से एथिल अल्कोहल ले सकते हैं हम यहाँ पर, एथिल अल्कोहल हो गया C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल हो गया। एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया करा सकते हो आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक वही हो गया आपका CH3MgBr, क्या हो गया, CH3MgBr। देखिए ये हाइड्रोजन हो गया, ये MgBr से डिस्प्लेस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा C2H5OMgBr। फिर प्लस में देखिए क्या आएगा, ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, इस CH3 के साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH4। क्या बन जाएगा, CH4, यानी मेथेन यहाँ भी बाहर आएगा। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएंगे, एल्केन बन जाएंगे। तो स्टूडेंट्स एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभिक्रिया से संबंधित किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकता है। आपसे क्वेश्चन वो यूं पूछ सकता है एग्जाम का कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के दो रासायनिक गुण लिखिए, दो प्रमुख रासायनिक गुण, तो आप कोई भी दो प्रमुख रासायनिक गुण लिख सकते हो। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या होता है जब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कराते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्या होता है कि जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से कराते हैं
उल्टा क्वेश्चन पूछ सकता है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या होता है जब निकिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल से कराते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक हो गया और ये क्या हो गया, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। तो क्या बन रहे हैं इनमें, एल्केन बन रहे हैं। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, मतलब क्वेश्चन को घुमाकर दिया जा सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इन सभी बातों को आपको नोट करना है। तो अब देखिए आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अभिक्रिया के बारे में। इसकी जो नेक्स्ट अभिक्रिया है लेते हैं एस्टरीकरण की। एस्टरीकरण इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होगी इसमें। इंग्लिश में इसे एस्टरीफिकेशन कहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्लों से कराने पर एस्टर बनते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं। अब देखिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जैसे हमने यहां पर लिया ROH, एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, इसकी अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराएंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल में RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं क्योंकि जिनमें COOH समूह होता है, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं COOH समूह को। इसकी अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति है, यहाँ लिखेंगे सांद्र H2SO4, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। तो देखिए ये अल्कोहल का जो हाइड्रोजन हो गया और ये जो OH हो गया इसके साथ संयुक्त हो जाएगा और बाहर क्या निकल जाएगा, HOH, दोनों बाहर क्या निकाल देंगे, H2O बाहर निकल जाएगा। तो बन गया क्या बताइए यहाँ पर R। एक काम कर लीजिए आप, यहाँ पर इसे ले लीजिए आप RCO, यहाँ पर क्या रह गया, OR रह गया आगे, तो OR हो जाएगा, OR की जगह यहाँ पर R डैश है। तो क्या बना है, ये एस्टर बन गया। क्लियर हो गया, क्योंकि जिनमें ये COR समूह होता है वे क्या कहलाता है, एस्टर कहलाता है। क्लियर होगा बात। अब जैसे हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में यहाँ पर ले लिया हमने CH3OH यानी मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल की अभिक्रिया जो हम करा रहे हैं वो एसिटिक अम्ल से करा रहे हैं, यानी CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल हो गया। अभिक्रिया वही सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होती है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति। अभी मैंने बताया कि ये क्या होता है, इसका तो OH समूह और इसके जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का जो हाइड्रोजन हो गया, ये दोनों संयुक्त हो जाएंगे, ठीक है ना। मतलब ये कहेंगे कि CH3CO समूह से ये हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गया, तो ये दोनों संयुक्त होकर पहले तो बना देंगे H2O। अभी CH3CO के साथ में ये OCH3 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा आकर CH3CO और ये OCH3 और हमने जोड़ दिया, तो इसे कहेंगे हम एस्टर। COOCH3 R एल्किल समूह होता है ना, तो CH3 एस्टर हो गया, इसे कहते हैं मेथिल एसिड है। इसी तरह से हम यहाँ पर एथिल अल्कोहल ले सकते हैं। एथिल अल्कोहल जैसे हमने यहाँ C2H5OH लिया, इसकी अभिक्रिया हम कोई इससे करा सकते हैं एस्टर कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल में आपने यहाँ पर CH3COOH ही ले लिया, मतलब ये हो गया एसिटिक अम्ल। वही सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, तो यहाँ लिख दिया हमने H2SO4। तो देखिए क्या होगा, ये जो OH हो गया और इसका जो हाइड्रोजन हो गया, ये दोनों संयुक्त हो गए और बाहर निकल गया जल का अणु, यानी H2O बाहर आ गया। तो देखिए अब क्या रह जाएगा, इस CH3CO के साथ में OC2H5 जुड़ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे CH3CO OC2H5 OC2H5। ये क्या बन गया है, एस्टर। क्या बना है ये, एस्टर।
COR समूह हो गया ना, ये एस्टर हो गया, इसे कहेंगे हम एथिल एसीटेट। ये तो एथिल हो गया और ये इतना समूह किसका हो गया, एसीटेट का। यहाँ पर लिख देते हैं एथिल एसीटेट। क्लियर हुआ? तो ये प्रमुख रासायनिक गुण मैंने आपको बताए हैं, इसके और भी रासायनिक गुण है, लेकिन और आगे के जो रासायनिक गुण का डिस्कशन करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। इन्हें अच्छी तरह से आपको करना है, ठीक है ना। मैंने अभी बता दिया आपको, क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। अगर आप इन अभिक्रियाओं की प्रैक्टिस करोगे, अब आपके दिमाग में ये होगा कि इन अभिक्रियाओं को कैसे याद कर सकते हैं। सिंपल मेथड है ये। आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपके फॉर्मूले याद हैं, यानी इनके जो ग्रुप याद है, ये जो समूह याद है, ठीक है ना, तो आप इन अभिक्रियाओं को आसानी से कर सकते हो। और अगर आपके समूह याद नहीं है कि अल्कोहल का समूह क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह क्या होता है, ये सब 11th क्लास में आते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन समूह को उठाकर देखना, अपनी क्लास की बुक में से देखना है या जो रजिस्टर आपने बना रखा है उसमें से देखना है। इन सभी को याद करोगे, इन समूहों को याद करोगे तो आसानी से अभिक्रियाओं को कर सकते हो और याद भी तुम्हारे हो जाएगी। अदरवाइज आप इन्हें लर्न नहीं कर सकते। इनका रट्टा लगाओगे तो भूल जाओगे। इनकी तो सिर्फ एक प्रैक्टिस होती है, इन्हें हम समझ ही सकते हैं, यानी किस तरह से हम इन्हें समझ सकते हैं। और एक बात ध्यान में रखनी है, एस्टरीकरण अभिक्रिया का जो यूज किया जाता है, जो इसका प्रयोग किया जाता है एस्टरीकरण अभिक्रिया का, वो किसमें किया जाता है? इत्र बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, परफ्यूम बनाने में इसका यूज किया जाता है। क्योंकि जो एस्टर बनते हैं ना बाद में, ये खुशबूदार यौगिक होते हैं, यानी खुशबू वाले, यानी इनमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है, ठीक है, जैसे इत्र, परफ्यूम वगैरह का। आज के लिए इतना ही काफी है।